force which holds the atom together in a molecule. ये क्या होता है बेटा, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक फोर्स होता है। क्या होता है? एक फोर्स, जिससे दो एटम्स अपने आप को क्या करके रखते हैं? पकड़ के रखते हैं ना। तो इस जिस फोर्स से पकड़ के रखते हैं उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2। तो ये दोनों हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं इसके अंदर, है ना। और जिस फोर्स से एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। ठीक है। तो बात यहाँ पे ये आती है कि बेटा यहाँ पे जो एटम्स हैं ये कंबाइन क्यों हुए? व्हाई डू एटम्स आर कंबाइन? क्वेश्चन अराइज ये होता है कि एटम्स यहाँ पे कंबाइन क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम्स एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं? 2 एटम्स। तो ये आपस में कंबाइन क्यों हुए? ठीक है, तो इसको हम एक अप्रोच से पढ़ते हैं जिस अप्रोच का नाम होता है क्लॉज़ल-लुईस अप्रोच। इसको ऐसा, इसका आंसर देने के लिए इन्होंने क्या किया था बेटा? इन्होंने नोबल गैसेस को स्टडी किया था। किसको? नोबल गैसेस को स्टडी किया था। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी किया था। नोबल गैसेस कौन सी है यहाँ पे? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, अगर यहाँ देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, इसका 36, इसका कितना होगा बेटा? 54, और इसका कितना होगा? 86। ठीक है, तो ये इनके क्या हो गए? एटॉमिक नंबर। तो पहले उसने हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखी। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम यहाँ से करें तो क्या बन के आएगी बेटा? 1s2। मतलब इसके पास एक ही ऑर्बिट है, एक ही ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं इसको, है ना, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? s में 2, और s में कितने होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए ना। इट मींस ये, और ये क्या है आपका? फुली फिल्ड है। क्या है ये? फुली फिल्ड। बात समझ आ गई? ऐसे ही फिर नियोन को देखा गया। किसको? नियोन को। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। तो कॉन्फ़िगरेशन देखी गई 1s2, 2s2, 2p6। तो इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा बना? 8 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, यस या नो? अगर मैं आर्गन की बात करूं, किसकी? आर्गन का कितना? 18। कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो इसका आउटर मोस्ट शेल ये वाला बना। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ आ गई? ऐसे ही आप क्रिप्टॉन की बात करोगे तो उसकी भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 8 आएंगे। ठीक है, जिनोन की आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 8 आएंगे। और रेडॉन की भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 8। इट मींस उसने ये कहा कि जो ये आपकी नोबल गैसेस है, इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने क्या कहा? दैट इज दी फुली फिल्ड। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं हीलियम की, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन तो रहेगा 1s2। क्या रहेगा? 1s2। और जो दूसरी गैसेस हैं आपकी, उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? ns2 np6। तो ये जो ns2 np6 है, इसको उन्होंने कहा दैट इज द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कहा इसको? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण नोबल गैसेस डज नॉट पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल कॉम्बिनेशन। नोबल गैसेस किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। ये जो नोबल गैसेस है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को क्या माना गया? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना गया। ठीक है, तो ऐसे ही जो आपके अदर एटम्स हैं, वो भी अपने आप को कैसा करना चाहते हैं? स्टेबल करना चाहते हैं। और स्टेबल करने के लिए वो क्या करते हैं? एक केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर
पार्टिसिपेट करते हैं, या तो अपने ही एटम के साथ जुड़ना चाहेंगे या फिर किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ना चाहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें दूसरा, अगर मैं कहूं यहाँ पे मेरा जैसे हाइड्रोजन हो गया, कौन हो गया, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s1। तो इसको हीलियम के जैसा होने के लिए, इसको हीलियम के जैसा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की नीड है, कितने इलेक्ट्रॉनों की नीड है, 1 इलेक्ट्रॉनों। तो अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो ये भी कैसा हो जाएगा, हीलियम के एटम जैसा हो जाएगा, है ना। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से ही मिलके क्या कर देगा, H2 बना देगा। क्या बना देगा, H2। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो ये कैसी दिखेगी, 1s2। समझ आ गई बात। को स्टेबल करने के लिए, अपना ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कोई भी एटम्स क्या करता है, एक केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। और ऐसा करने के लिए वो क्या क्या कर सकता है, तो किसी दूसरे एटम्स के साथ हाथ मिलाएगा या अपने इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर करेगा। और ऐसा करने के लिए दो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक को बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरे को बोला जाता है आयनिक बॉन्ड। एक को बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरे को क्या बोला जाता है, आयनिक बॉन्ड। पहला बॉन्ड कौन सा है, कोवैलेंट बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड कौन सा है, आयनिक बॉन्ड। पहले हम किसको स्टडी करेंगे, आयनिक बॉन्ड को। आयनिक बॉन्ड देखिए बेटा, इसकी कंडीशन पहले देखिएगा। कंडीशन, इसमें एक एलिमेंट क्या होगा, मेटल, और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, नॉन मेटल। आयनिक वो कंपाउंड बनने के लिए एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, मेटल, दूसरा क्या होना चाहिए, ये जो मेटल होता है ना, ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है। कैसा होता है इसका, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोई अगर एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है तो उसके पास वो कौन सी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, दूसरा एलिमेंट क्या होता है, नॉन मेटल। इसके पास कौन सा कैरेक्टर, ये क्या होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है, टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है ना, तो उस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है, क्या क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं इसको, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, हाँ, यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ, इसको ऊपर मत लिखो। जो एनर्जी रिलीज होती है ना, उस एनर्जी को बोला जाता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जिस केस में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएगा, है ना। और जिसमें कम रिलीज होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉनों को गेन नहीं कर पाएगा। इस केस में क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को लूज कराने में जो एनर्जी यूज होती है। ठीक है, इस केस में मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी जितना कम होगी वो आसानी से क्या कर पाएगा, हाँ। तो मेटल की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी ना, मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, है ना। क्या होनी चाहिए, लो। और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नॉन मेटल जो आपका होगा उसकी जो इलेक्ट्रॉन कौन सी बेटा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ज्यादा। अब सपोज कीजिए आपके पास दो एलिमेंट, तो आप भाई
अब अच्छा स्प्लिट भी आ रहा है ना ये पेपर देने के लिए। इसका मैथ्स का पेपर है क्या? देखिए, अगर 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 आपके पास दो एलिमेंट है ए और बी, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने भी इलेक्ट्रॉन गेन किया। इस केस में जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आया ना, वो आया 22 जूल। कितना? -22 जूल। कितना आया? -22 जूल। और इस केस में जो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आया वो आया 40 जूल। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन करेगा, नीचे वाला या ऊपर वाला? मारूंगा थप्पड़, सोच के बोला कर। -22 ज्यादा, मैंने क्या बोला है, नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए नेगेटिव साइन के साथ। पूरी बात ध्यान से सुना करो, ठीक है, पूरी बात ध्यान से सुना करो। यहाँ पे नेगेटिव का वैल्यू कम, यहाँ पे नेगेटिव माइनस में छोटा वैल्यू 22 है, और ये नेगेटिव में है ना, ये 40 है। तो मैंने ये कहा कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव में जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, वो एटम क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएगा। सोचो ना बात को, ये इलेक्ट्रॉन गेन किया और इसने ए माइनस में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे आएगी ना ये एनर्जी। तो यहाँ पे अगर तू 22 लिखेगा, प्लस में लिखेगा ना, और दूसरे केस में यहाँ पे क्या लिखेगा, समझ आई बात? तो किस में एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई, नीचे वाले में या ऊपर वाले में? हाँ, अगर इसको इधर लिखेगा ना तो ये नेगेटिव के साथ लिखी जाती है। किस किस को ये बात समझ आ गई?